Good morning, class 7th. So today we are going to start a new chapter in your book, An Alien Hand. And the chapter is Golu Grows a Nose. So this chapter is regarding a baby elephant Golu that has a bulgy nose. He lived at a time when elephants were without trunks. He was a very curious elephant with lots of questions. तो बल्जी नोज थी गोलू एलिफेंट की and this story revolves around him. Let's begin the chapter. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. तो बहुत बहुत समय पहले एलिफेंट्स जो हम आजकल देखते हैं हम उनकी क्या देखते हैं ट्रंक मतलब सूंड. तो हमने देखा है सारे एलिफेंट्स की क्या होती हैं सूंड होती हैं, लेकिन बहुत समय पहले एलिफेंट्स की सूंड नहीं हुआ करती थी. उनकी एक बहुत भारी भरकम सी नोज़ हुआ करती थी जो कि वो यहाँ से वहाँ विगल करते रहते थे, मतलब हिलाते डुलाते रहते थे और वो किसी भी काम की नहीं थी. ना वो उससे हम कोई चीज़ उठा पाते थे एलिफेंट्स, ना ही उससे कुछ कर पाते थे. There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk, but only a bulgy nose, as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" तो जो गोलू था वो भी एक ऐसा ही एलिफेंट था. उसके पास भी कोई सूंड नहीं थी बल्कि एक बहुत ही मोटी सी भारी भरकम सी नोज़ हुआ करती थी. लेकिन गोलू में एक और क्वालिटी ये थी कि गोलू बहुत ही क्यूरियस एलिफेंट था. उसके पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते थे और वो हमेशा जानना चाहता था उन चीज़ों के बारे में. जैसे कि उसकी एक आंट थी ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच से वो उसने क्या पूछा कि क्या तुम इतनी बड़ी बर्ड हो तो तुम उड़ती क्यों नहीं हो. आपको पता है ऑस्ट्रिच उड़ते नहीं हैं. दे आर अ काइंड ऑफ अ बर्ड ओनली बट दे डोंट फ्लाई. तो तुम उड़ती क्यों नहीं हो. ऐसे क्वेश्चंस वो अपनी फैमिली में करता रहता था. Then he asked his tall uncle the giraffe, "What makes your skin so spotty?" He asked his huge uncle the hippopotamus, "Why are your eyes always so red?" So basically he was asking questions to all other animals. जैसे कि उसने जिराफ से अपने पूछा कि तुम्हारी जो स्किन है वो इतनी स्पॉटी क्यों है. जिराफ की स्किन स्पॉटी होती है ना, मतलब उसमें ढेर सारे ब्राउन ब्राउन कलर के धब्बे पड़े होते हैं. ऐसे ही उसने हिप्पोपोटामस से बोला कि तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों रहती है. He asked his hairy uncle the baboon, "Why do melons taste like melons?" उसने अपने एक और हेयरी अंकल थे बेबून. बेबून इज़ अ टाइप ऑफ अ मंकी जो थोड़े से दिन में बहुत हेयर होते हैं. ठीक है. सो उसने अपने अंकल बेबून से भी पूछा कि मेलन्स जो होते हैं वो मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों करते हैं. तो बेसिकली ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. ही वॉज वेरी क्यूरियस एलिफेंट. और ये चीज़ जो थी उसकी उसको अपने बाकी जो भी उसके आसपास जो भी लोग मिलते थे वो उनसे हमेशा इसीलिए क्वेश्चन करता रहता था. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलू क्वेश्चंस. गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड. He asked such difficult questions. और कभी भी उनको जवाब देने के लिए बाकी एनिमल्स के पास आंसर ही नहीं होता था. उनको खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है. तो वो ये सोचते थे कि गोलू ज़रूर एक बहुत नॉटी बेबी रहा होगा इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है. One day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The myna said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." तो ऐसे एक बार वो उसको कौन मिलता है, एक माइना बर्ड, एक तरीके की बर्ड होती है, वो मिली उसको एक बुश में बैठी हुई. ठीक है, झाड़ में बैठी हुई. अब उसने उसको फिर से क्वेश्चन किया कि तुम्हें पता है कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं. तो माइना बड़ी क्लेवर थी, जो बर्ड थी वो बड़ी क्लेवर थी. उसका मन नहीं कर रहा था आंसर देने का. तो उसने उसको सीधे बोला, तुम खुद क्यों नहीं पता करते हो और उसे क्वेश्चंस करते रहते हो. तुम खुद जाके पता करो. जाओ लिम्पोपो रिवर में और पता करके आओ. Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas, and 25 melons.
Then he said to his family, "Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo River. I'll find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. और जो गोलू था वो बड़ा ही खुश होता है, घर जाता है, अपने लिए इतना सारा खाना पैक मतलब अपने उसमें रखता है कि रास्ते में उसको ज़रूरत पड़ेगी। 100 शुगर केन्स, आपको पता है एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं इसलिए वो इतने बड़े भारी भी होते हैं। 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स उसने सब पैक कर लिए होते हैं। और वो अपनी फैमिली से बोलता है कि मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ और वहाँ मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या खाते हैं, और मैंने कभी क्रोकोडाइल देखे भी नहीं है तो इस बहाने में क्रोकोडाइल देख भी लूँगा। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" तो थोड़ा जब वो जाने लगता है वहाँ पे उसको एक पाइथन मिलता है। पाइथन एक तरीके का स्नेक होता है। वो उस स्नेक से फिर से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो किस तरीके से दिखता है और वो खाने में। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. तो जो पाइथन था उसने जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा था उसने क्या किया, अपने आप को अनकॉयल किया, मतलब वो एक ब्रांच से ऐसे उससे लिपट करके वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तो गोलू ने क्या किया, उसकी हेल्प करी, दोबारा से वो ब्रांच में लिपट जाए, उसको मदद करी थोड़ी सी और उसको बाय कहता हुआ वो चला गया। Golu moved on, eating sugarcane, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of a great grassy Limpopo river. On the bank of the river, he saw a log of wood. और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो गोलू था वो अपना पहुंच गया कहाँ, लिम्पोपो रिवर में। उसने लिम्पोपो रिवर के किनारे में देखा कि एक क्या था वहाँ पे, एक लकड़ी जैसी कोई थी तैर रही थी। It was really the crocodile who winked at him. तो जो लकड़ी की जैसी तैर रही थी वो एग्जैक्टली क्या थी, एक क्रोकोडाइल था। और उस क्रोकोडाइल ने उसको इशारा किया। विंक मतलब हल्के से आंखों से इशारा करना। तो उसने उसको इशारा किया। "एक्सक्यूज़ मी," सेड गोलू, "हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल?" और जैसे ही उसको लगा कि अच्छा कोई लिविंग थिंग है तो उसने उससे क्या शुरू कर दिया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। तो क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्ट हाफ ऑफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. "Come here, little one," said the crocodile. "Why do you ask such questions?" तो उसने क्या किया, जो क्रोकोडाइल था उसने फिर से उसको इशारा किया और उससे बोला, और क्या किया, एक तो अपनी जो उसकी बहुत बड़ी सी पूंछ टेल थी उसको बाहर निकाला और उससे बोला, "मेरे पास आओ छोटे बच्चे, तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो?" "I want to know," गुरु ने आंसर किया, "क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ." "Come close, little one, for I am the crocodile." And he shed crocodile tears to show it was quite true. तो उसने उससे बोला कि मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और ये प्रूफ करने के लिए क्रोकोडाइल ने क्या किया, कुछ आंसू निकालने शुरू किए। क्रोकोडाइल टीयर्स का एक चीज़ है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो उनके जो टीयर्स निकलते हैं वो इमोशन से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे हम रोते हैं ना कभी, हमें बुरा लगता है या कोई और एनिमल को, डॉग्स को बुरा लगता है, कैट्स को बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो रोते हैं। लेकिन जो क्रोकोडाइल होते हैं उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द इमोशन। वो सिर्फ इसलिए रोते हैं ताकि उनकी आँख में जो कोई भी गंदगी हो वो चले जाए, उनकी आँखों में मॉइस्चर बना रहे। एक फ्रेज़ भी आपने सुना होगा, शेडिंग टीयर्स लाइक अ क्रोकोडाइल या शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। तो कभी भी कोई इंसान कोई मतलब झूठ मूठ का रोता है ना, तो हम उसके लिए फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर, मतलब झूठ मूठ के आंसू बहा रहा है ना। तो क्रोकोडाइल ने उसको शो करने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, उसने अपने आंसू निकाले और उसको दिखाए। ठीक है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." सो गोलू ने क्या किया, वहाँ बैठ तो गया उस रिवर के किनारे, लेकिन बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि जो क्रोकोडाइल था वो बहुत बड़ा सा था, तो थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन उसने हिम्मत करके क्रोकोडाइल से बोला, "मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो." "Come here, little one, and I'll whisper the answer to you," said the crocodile. तो क्रोकोडाइल ने गोलू से बोला, "मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या खाने में खाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा, धीरे से फुसफुसा कर बताऊंगा."
Golu put his head down close to crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. तो जो गोलू था उसने क्या किया, अपना सर जो था, क्योंकि बहुत सीधा सा एलिफेंट था, उसने क्या किया, अपना सर जो था वो थोड़ा सा किसके पास लाया, क्रोकोडाइल की स्नाउट, जो क्रोकोडाइल की आगे से जो नोज़ होती है ना लंबी सी, इसमें दांत होते हैं ढेर सारे, जो मुंह होता है उसका एग्जैक्टली वहाँ पर लाया, और क्रोकोडाइल ने उसको क्या किया, ही कॉट हिम बाय हिज नोज़, उसने अपना मुंह खोला और उसको उसकी जो इतनी बल्कि सी बड़ी सी नोज़ थी उससे उसको पकड़ लिया. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. और उसने एलिफेंट को बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आज पता है मैं क्या खाने वाला हूँ, आज मैं एक छोटा सा एलिफेंट का बेबी खाने वाला हूँ. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू. और गोलू ने बोला कि क्योंकि उसका नोज़ उसने पकड़ ली थी क्रोकोडाइल ने, तो गोलू उससे बोलने लगा कि आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो जो पाइथन उसको मिला था ना रास्ते में, वो उसको एक्चुअली फॉलो कर रहा था. तो वो आया उसके पास, एलिफेंट के पास, उसने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उसने एलिफेंट को ये बताया, अगर तुम उतनी ज़ोर से अगर तुम नहीं खींचोगे अपने आप को बाहर को, तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें पानी के अंदर खींच लेगा और तुम्हें खा लेगा. Golu sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps on his tail, and he also pulled. तो जो गोलू था उसने पाइथन की बात मानी और वो अपने बैक में, अपने पैरों के बैक में ऐसे बैठा, पीछे की तरफ बैठा, एंड उसने उसको खींचना शुरू किया ताकि वो अंदर ना घुस पाए. और क्रोकोडाइल ने भी क्या किया, उसने भी क्या किया, अपनी टेल से पूरा का पूरा जो पानी था उसको क्रीमी जैसा बना दिया, मतलब इतना झाग कर दिया अपनी टेल से ताकि उसको कुछ नज़र ना आए, और वो भी बहुत ज़ोर से खींचने लगा. Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, let's pull harder. फिर जो पाइथन था उसने क्या किया, अपने आप को गोलू के कमर में, पेट में अपने आप को ऐसे गोल गोल करके जकड़ लिया, और अब उसने उससे बोला एलिफेंट से कि अब खींचो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. तो क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ कि जो पाइथन था उसने हेल्प करी गोलू की, और उन दोनों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचा. पाइथन ने एलिफेंट को खींचा, और एलिफेंट ने अपने चारों के चारों पैर बहुत ज़ोर से नीचे दबा करके, सारी अपनी हिम्मत लगा करके अपने आप को खींचा. तो देखा कि इतनी ज़ोर से खींच रहा था कि उसकी जो नोज़ थी, जो इतनी बल्कि सी नोज़ थी, वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी स्ट्रेचिंग के कारण. और हर एक खिंचाव में क्या हो रहा था, उसकी नोज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी. फाइनली उसकी नोज़ 5 फीट तक बढ़ गई, लेकिन गोलू को बहुत दर्द भी हो रहा था. लेकिन फाइनली क्रोकोडाइल ने उसकी नोज़ छोड़ दी और वो फ्री हो गया. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. और गोलू बैठा, उसने क्या किया, अपनी जो नोज़ थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसको एक बनाना की, केले के पत्ते में उसको एक उसने रैक करके हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल. और उसने वहाँ पर उसको जो रिवर थी उसके पास उसको रखा ताकि वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और उसको दर्द कम हो. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it didn't shrink. और गोलू ने वेट किया कि 2 दिन तक कम से कम वेट किया वहीं लिम्पोपो रिवर के पास बैठ के, ताकि उसकी जो नोज़ थी वो एक तो कूल डाउन हो जाए और छोटी हो जाए. नोज़ तो उसकी ठंडी हो गई थी, लेकिन वो छोटी नहीं हो रही थी. जो 5 फीट की हो गई थी वो वैसी की वैसी थी, छोटी नहीं हो रही थी. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. और उसको लास्ट जो सेकंड डे था उसमें क्या हुआ, एक छोटी सी फ्लाई आई और गोलू के शोल्डर की तरफ आके उसको काटने लगी. तो गोलू के दिमाग में तो कुछ नहीं आया, इंस्टेंट जो हुआ एकदम से उसने अपनी नोज़ ऐसे उठाई और उस नोज़ से ज़ोर से मारा अपनी शोल्डर की तरफ, और जो फ्लाई थी वो मर गई. Advantage number 1, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now.
तो जो वहीं पर ही जो पाइथन बैठा हुआ था उसने गोलू को समझाया, देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या था कि ये सबसे पहला एडवांटेज है कि तुमने एक फ्लाई को जो आसपास तुम्हारी फ्लाई आ रही थी उसको तुम मार पाए। अगर तुम्हारी छोटी नोज होती तो तुम उससे नहीं कर पाते। तो उससे वो बोलता है चलो अब कोशिश करो कि थोड़ा खाना खाओ, कुछ खाना खाओ। Golu put up his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. अब गोलू की नोज़ इतनी बड़ी थी, उसने क्या किया, अपनी नोज़ को उठाया और बहुत उस एक बड़ा सा झाड़ उसने अपने नोज़ से पकड़ा और सीधे उसको झटक करके सीधे अपने मुंह में ले गया और खा लिया। Advantage number 2, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? और जो पाइथन था उसने बोला, देखो ये दूसरा एडवांटेज है, अगर तुम्हारी छोटी नोज़ होती तो तुम इतना बड़ा जो तुमने घास का पकड़ा, जो तुमने इतनी बड़ी घास को पकड़ के एक ही बार में खाना खा लिया, वो तुम नहीं कर पाते। फिर उसके पाइथन बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है? गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन द हेड। तो गोलू ने क्या किया, कुछ मिट्टी उठाई वहीं से अपनी नोज़ की तरफ से जो किनारे में थी रिवर के, और उसको अपने हेड में डाला अपनी नोज़ से। एडवांटेज नंबर 3, हिस द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। और पाइथन ने उसको दोबारा बोला कि ये थर्ड एडवांटेज है, अगर तुम्हारे पास छोटी सी नाक होती तो तुम इतनी गर्मी में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए मिट्टी नहीं डाल पाते अपने सर पे। Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I'll remember all this and now I'll go back to my family. और जो गोलू था उसने पाइथन को क्या बोला, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पाइथन, मैं बहुत ज़्यादा आपसे मतलब आपने मेरी इतनी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रहूँगा, मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा आपका। नाउ मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाता हूँ। और इस तरीके से जो नोज़ थी वो गोलू की इतनी छोटी से बल्कि से नोज़ से लेकर के 5 feet लॉन्ग हो गई। सो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द बेबी एलिफेंट गोलू एंड हिज क्यूरियोसिटी ऑफ फाइंडिंग आउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस जर्नी के दौरान उसको ये भी पता चला कि स्ट्रेंजर्स पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती है, और यहाँ पे उसको ये भी पता चला किस तरीके से जो कुछ स्ट्रेंजर्स अच्छे भी होते हैं, जैसे जो पाइथन था, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ एलिफेंट, और उसने एलिफेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो इन कंक्लूजन, क्यूरियोसिटी कैन लीड टू डेंजरस एक्सपीरियंसेस, बट एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो द बेस्ट टीचर। क्यूरियोसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। किसी भी इंसान में कोई क्यूरियोसिटी हो, जैसे कि कोई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी, कोई चीज़ समझने का, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, तो आप हमेशा पूछा करिए अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। और ये जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत अच्छी तो होती है, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर के हिसाब से इट कैन लीड टू डेंजरस एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। अब एक्सपीरियंस क्या था गोलू का जो डेंजरस एक्सपीरियंस था वो ये था कि उसको एक क्रोकोडाइल से सामना करना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन इस एक्सपीरियंस से उसने एक बहुत अच्छी चीज़ भी सीखी कि कभी भी स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट समटाइम्स इट कैन लीड टू डेंजरस एक्सपीरियंसेस। बट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, दे टीच यू a lot of things. They are the best teacher which can teach you. एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कभी आप कोई गलती करते हैं तो उसके बाद जब आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो आपने वो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे आप धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। So dear students, we'll be doing the question answer tomorrow. आज का आपका homework है, you have to read this chapter once again, word to word इसको पढ़िएगा, and this is a very interesting chapter, and tomorrow we'll do the exercise. Till then, take good care of yourself and have a good day.